हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुएशन तक पढ़ लिया था। ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट था उस लास्ट वीडियो में, तो आपको संजय क्लासेस का नंबर दिया गया था, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब हमें पढ़ना है हॉर्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन्स के अलावा और भी हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो आज हमें उन चीज़ों के बारे में ही बात करना है और हॉर्मोन्स के बारे में ही हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में अदर ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे जो कि कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे लाइक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में और भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइक हमारा थायराइड ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज भी क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और उसके साथ साथ क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। ठीक है। ऐसे हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है। ऐसे आज हमने सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आज ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर ही लिया आज। ठीक है। तो हॉर्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ठीक है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। अब इसकी लोकेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हमारे नेक पे बिल्कुल जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है यहीं पर होता है। ठीक है। ये विंड पाइप के बीच में होता है। ठीक है। और बिल्कुल नेक के सामने ही वो क्लियर विजिबल होता है। ठीक है। फंक्शन, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, इट हैज़ अ ब्राउनिश रेड कलर एंड सीक्रेट अ कलेक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन्स। ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये क्या करता है, ये मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश रेड कलर का होता है एक तो। ठीक है। और ये मतलब एक कलेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, मतलब काफ़ी सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। तो हम उन सारे हॉर्मोन्स को बोल देते हैं थायराइड हॉर्मोन्स। ठीक है। तो थायराइड हॉर्मोन्स कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। लैक ऑफ थायराइड इट्स रिजल्ट इन गोइटर। देखो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में गोइटर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है, जो जिसकी कमी से हमें, थायरोक्सिन की कमी से गोइटर्स से हमें सफ़र करना पड़ता है। गोइटर का मतलब होता है घी का रोग, जैसे हम बोलते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करता है कि वो डिसीज ना हो। उसमें क्या होता है, हमारा जो नेक पोर्शन होता है वो फूल जाता है, सूजन आ जाती है उसमें। ठीक है। तो ये उसी को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं पेनक्रियाज पे। दूसरा ग्लैंड है हमारा पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्या करता है हमारा, पेनक्रियाज। ठीक है। अब हम हार्मोन की बात करते हैं, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये हमारा इंसुलिन और ग्लाइकोजन रिलीज करता है। ठीक है। तो अब इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन है इसके, पेनक्रियाज इज ऑलमोस्ट 6 इंच लॉन्ग ग्लैंड। पेनक्रियाज जो होती है कम से कम हमारी 6 इंच से कुछ लंबी होती है। ठीक है। लोकेटेड द बिहाइंड द स्टमक, जो कि हमारे स्टमक के पीछे होती है। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पैनक्रिया। और ये क्या होता है, कम से कम इसकी जो लेंथ होती है वो होती है हमारी 6 इंच। ठीक है। आगे हम चलते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, अब हम इसके फंक्शन देखेंगे। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम ग्लूकोजन एंड इंसुलिन। ये क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे ग्लाइकोजन और इंसुलिन होता है, उसको रिलीज करता है। ठीक है। अब इनका वर्क हम देख लेते हैं। इंसुलिन मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। हमारे ब्लड में इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। ताकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा हाई ना हो जाए या कम ना हो जाए। ठीक है। ग्लाइकोजन प्रिवेंट्स द इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी। ग्लाइकोजन क्या करता है, वो ये चीज़ को देखते हैं कि ब्लड में इसका ग्लूकोज का जो इंसुलिन का जो लेवल है वो बिल्कुल कम ना चला जाए, मतलब बिलो 50 ना हो जाए। ठीक है। तो ग्लूकोजन उसका ध्यान रखता है। ठीक है। इंसुलिन एक्टिवेट्स व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर हाई व्हाइल द ग्लूकोजन एक्टिवेट्स व्हेन द ब्लड शुगर लेवल। जब हमारा शुगर लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस टाइम पे हमारा इंसुलिन वर्क करता है हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। और जब शुगर लेवल बिल्कुल लो चला जाता है या फिर
बीपी लो हो जाता है तो उस टाइम पे हमारा वर्क करता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड ये एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड हैव साइज ऑलमोस्ट ऑफ अ वॉलनट एंड आर लोकेटेड अबव द किडनी। एक अखरोट के वॉलनट में मतलब अखरोट के साइज का होता है ये। ठीक है, और ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर ही लोकेट करता है, किडनी के जस्ट ऊपर ही होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है they secrete more than 150 hormones in the human body for various purpose। ये कम से कम 150 के आसपास हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिनका हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। ठीक है, एड्रेनलिन हेल्प्स इन मैनेजिंग स्ट्रेस एज इट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। अब एड्रेनलिन क्या करता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कैसे मेंटेन करेगा? जब हम किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो ये क्या करता है एड्रेनलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है। फिर हमारा क्या वर्क करता है? इंसुलिन वर्क करता है जो कि शुगर लेवल को मेंटेन कर देगा। ठीक है, फिर डायलेट द पीपल, इंक्रीज द हार्ट रेट जो हमारी बहुत तेज़ हो जाती है उसे भी कंट्रोल करता है। इनहेंसेस द ब्लड सप्लाई टू द मसल, इट ऑल्सो मेंटेन अ बैलेंस ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड। ये हमारे बॉडी में कितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए या किस तरीके से क्या वर्क चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारा ये हार्मोन ही कंट्रोल करता है। और ये हमारी बॉडी में सॉल्ट लेवल भी बैलेंस करके रखता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं दूसरे ग्लैंड की बात करें। नेक्स्ट आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड हैज अ साइज ऑफ स्मॉल एज पी, इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका साइज इतना छोटा होता है जैसे कि कोई मटर का दाना, इतना छोटा उसका साइज होता है और ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एज अ मास्टर ग्लैंड और इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। ये क्या करता है हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड है उन सब ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल रखता है। ठीक है, इट ऑल्सो सीक्रेट द प्रोलैक्टिन दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और ये जो है ये मतलब प्रोटीन नाम का एक प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन स्टिमुलेट करता है जो कि फीमेल बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन को मतलब मेंटेन रखता है। ठीक है, द ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। और ग्रोथ हार्मोन इसके साथ साथ कि इंसान की ग्रोथ में भी हेल्प करता है कि उसकी किस एज में क्या ग्रोथ होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है और हेल्प करता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें फंक्शन ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब इंसेक्ट और फ्रॉग में कैसे और इसका क्या वर्क होता है? ठीक है, हॉर्मोन्स के वर्क क्या है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। द इंसेक्ट हॉर्मोन्स कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसेक्ट की बॉडी में प्रॉपर चेंज हो जाता है। जैसे जब वो मतलब अर्थ पर जब वो अर्थ सरफेस पर जब वो आया था तो जैसे उसका कुछ और ही स्ट्रक्चर था। जैसे कि हम फ्रॉग की बात करते हैं या फिर हम कॉकरोच की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में वो एक मतलब अंडे जैसा जो होता है वो होता है एंड उसके बाद धीरे धीरे उसमें काफ़ी चेंजेस आता है, उसकी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर उसमें विंग्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सडन चेंजेस जो होते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ और था और बाद में कुछ और बन गया, तो ये जो चेंज हुआ इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस को भी जो इंसेक्ट के जो हॉर्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इन फ्रॉग, अब हम फ्रॉग की बात करें, थायराइड रिलीज थायरोक्सिन विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन दैम। तो फ्रॉग में थायराइड ग्लैंड रिलीज किया जाता है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थायरोक्सिन और only produces with the help of iodine that is present in the water। अब थायरोक्सिन रिलीज कैसे होता है?
थायरॉक्सिन को जो हमारा हार्मोन है उसे रिलीज होने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब फ्रॉग का आयोडीन कहाँ से मिलता है? जो वो वाटर में जाता है, ठीक है, तो वाटर में आयोडीन उसे अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। आगे बात करें, इफ देयर इज अ लैक ऑफ आयोडीन इन वाटर द tadpole वुड नेवर टर्न इनटू एडल्ट फ्रॉग। अगर पानी में मतलब जिस भी पानी में फ्रॉग ने अपने tadpole को छोड़ा है, ठीक है, या उसे अंडे दिया, अगर उस पानी में हमारा वो आयोडीन नहीं होगा तो जो tadpole है वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग में बन नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या करता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज होने सीक्रेट होने में हेल्प करता है। अब अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। अब वो रिलीज नहीं करेगा तो मेटामॉर्फोसिस कैसे होगा? मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा तो जो हमारा टेडपोल है वो टेडपोल ही रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? देखो, जैसे हमारी बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, हम प्यूबर्टी एज में पहुँचे, एडल्ट में पहुँचे। अब इस एज पे क्या होता है, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो इसके साथ साथ हमारी बॉडी में हमें क्या करना होता है। एक तो ऐसा हो जाता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये आलसी है। आलसी होना, ये चेंज ही आया है बॉडी में, उसकी वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। और ये प्यूबर्टी एज में, एडल्ट एज में ये चीज़ नॉर्मल होती है, ठीक है। तो अब हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि इस एज में काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि हमें किसी ने मतलब कोई ना कोई चीज़ से सफ़र करना पड़ सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल डिसीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छे से खाना पीना चाहिए, डेली मतलब अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए। तो वही चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है? ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेनेवर हाउएवर दे बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। एडोलसेंट एज में हमें साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। तो वैसे वैसे हमें अपनी बॉडी का थोड़ा ख्याल भी रखना चाहिए। हम लोग बड़े हो रहे तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन नीड ऑफ एडोलसेंट। एडोलसेंट एज में हमें कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें, फिट रहें, ठीक है। तो द एडोलसेंट एज रिक्वायर बैलेंस डाइट। हम लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कुछ जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो अच्छे से उसके अंदर हमें मिल सके, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रोथ भी करनी है, काफ़ी सारे चेंजेस भी आ रहे हैं हमारी बॉडी में, तो हमें इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को हैंडल करना है। तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें खाना खाना पड़ेगा, ऐसा खाना है जिसमें हमारा सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। This is needed because the body adjustments are changing and developing at a rapid rate of this time. जैसे कि अभी मैंने बताया, इस एज में क्या होता है, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ भी करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिच डाइट्स आर एसेंशियल फॉर देयर राइट ग्रोथ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो, हमें किसी चीज़ से सफ़र ना करना पड़े, तो हमें अपने खाने पीने का, न्यूट्रिशन का, ठीक है, तो ये प्रॉपर हमें ध्यान रखना होता है। ऑल्सो दे शुड अवॉइड फूड। और हम लोगों को या हमारी एज के बच्चों को जो एडल्ट एज में है क्या करना चाहिए, जैसे कि ये चिप्स वगैरह हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, सोडा, इन चीज़ों का, ये जो लो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होते हैं, ये चीज़ें हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। कभी कभी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेली ही वही चीज़ खा रहे हो, बट डेली आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, सोडा ले रहे हो, चिप्स कुरकुरे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ये इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना सीखो, अदरवाइज़ आगे फिर दिक्कत हो सकती है ना। ये अभी आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करें पर्सनल हाइजीन की, तो पर्सनल हाइजीन कैसे रखनी होती है? पर्सनल हाइजीन ऑल्सो प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द मेंटल एंड फिजिकल वेल बींग ऑफ एडल्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छे वेल बींग एडल्ट बने, तो हमें क्या रखना होगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, साफ सफाई अच्छे से मेंटेन रखनी होगी,
ठीक है। दे आर फ्यू वेज दे कैन मेंटेन देयर पर्सनल हाइजीन। अब हमें कुछ वेज दे रखे हैं जिनकी वजह से हम अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हैविंग बाथ डेली एज द स्वेट ग्लैंड एंड द ऑयल ग्लैंड सीक्रेट हाई अमाउंट ऑफ स्वेट एंड ऑयल इन द स्किन विच कैन लीड टू द बैड ऑर्डर। अब देखो, हमें डेली नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एज में क्या होता है, हमारी बॉडी में मतलब जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं या फिर स्वेट ग्लैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग होगी और हमारी पूरी स्किन ऑयली होगी तो उस टाइम पे हमारी क्या होगा, हमारी बॉडी में से गंदी बदबू आने लगेगी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो मेंटेन क्लीनलीनेस फॉर ऑफ द बॉडी एज देयर कैन बी चेंजेस ऑफ गेटिंग अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे और हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारे पास हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है। फीमेल शुड टेक नोट ऑफ मेंस्ट्रुअल। हाँ, लड़कियों को अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो नोट करके रख लेना चाहिए ताकि आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, आगे के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर होके रह सकती हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ कि बच्चों को फिज़िकल एक्सरसाइज पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि चेंजेस आता है बॉडी में तो उसकी वजह से हमारे, अगर हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ अच्छी हो तो फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। एक्सरसाइजिंग नॉट ओनली कीप द बॉडी फिट बट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग स्ट्रेस एंड मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को ही फिट रखती है, इसके साथ साथ हमारी जो स्ट्रेस, हमें किसी चीज़ का स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं या फिर हमें दिमागी रूप से कुछ भी इशू आते हैं, हमें टेंशन हो रही है किसी बात की, ये हमारे दिमाग में कुछ भी बात बार बार घूमे जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको अगर इन चीज़ों से रिलीफ चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज का वर्क लो, हेल्प लो। ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको इन चीज़ों से काफ़ी रिलीफ मिलेगी, काफ़ी आप और ठीक से रह पाओगे। ठीक है। देयरफॉर एडल्ट्स शुड इंडल्ज इन स्पोर्ट एक्सरसाइज वॉकिंग साइकिलिंग एंड अदर फिजिकल। इसी के साथ साथ बच्चों को काफ़ी मतलब स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में, वॉकिंग करना चाहिए, साइकिलिंग, ठीक है, या अदर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में अपना योगदान देना चाहिए ताकि उससे क्या होगा, वो भी मेंटली एंड फिजिकली फिट रह सकेंगे। ठीक है। अब हम आगे चलते से नो टू ड्रग्स। इस एज में क्या होता है, बच्चे मतलब बुराई की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं, ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं। ठीक है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इस एज में ये कुछ तो ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को एक तो हमारी बॉडी इस टाइम पे ना काफ़ी इन्फ्लुएंस होने लग जाती है दूसरों से, है ना। तो हमें इस टाइम पे संभलना होता है। तो इस टाइम पे इसीलिए लड़कों में आपने देखा होगा कि नशे की लत लग जाती है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। तो क्यों बचना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एडल्ट इन एज इनकॉर्पोरेट डिफरेंट चेंजेस इन द माइंड एंड बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। एडल्ट इन एज में हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, हमारी सोचने की क्षमता अलग हो जाती है ना। इस एज में हम बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कई बार गलत चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं। जैसे लाइक एज अ रिजल्ट एडल्टन में फील अ लिटिल अनईजी समटाइम। कभी कभी जब हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस वगैरह आने लगते हैं तो कभी कभी हम अनकम्फर्टेबल से हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। However, they should understand that this is natural and they should not be worried about it. हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये चीज़ तो नेचुरल है ना। तो हमें इस चीज़ के बारे में वरी होना नहीं चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है। तो ठीक है, जो हो रहा है हम लोग कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। But many times the adolescents are fooled by other by saying that taking drugs would bring relief to them. तो कई बार क्या होता है इस एज में कुछ तो होते ही है नशेड़ी वगैरह, फिर वो आते हैं दूसरे बच्चों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी में ऐसे मतलब अपनी बॉडी रिलीफ चाहते हो तुम लोग किसी भी चीज़ से, तो तुम क्या करो, स्मोकिंग करने लग जाओ, ड्रग्स लेने लग जाओ, उससे तुम्हारी बॉडी को रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, मतलब यार ये गलत चीज़ है। ठीक है। तो दे शुड ऑलवेज से नो टू दैट एज टेकिंग ड्रग्स कैन बी डेंजरस फॉर दिस हेल्थ। तो हमें इस चीज़ को मना कर देना चाहिए, हमें अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि कई बार ये क्या होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं। ठीक है। ड्रग शुड बी टेकन ओनली इफ़
डॉक्टर प्रेस्क्राइब दैम अदरवाइज नॉट। अब जो ड्रग्स मतलब ड्रग्स का मतलब ऐसे नहीं है कि नशीले वही होते हैं। ड्रग्स का मतलब हमारे यहाँ पे दवाइयाँ भी होती है, ड्रग्स को दवाइयाँ भी बोले जाता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी हो रहा है तो हम सीधा उठ के दवाई ले लें, है ना? तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। दवाइयों की ज़रूरत जब पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा लगता है कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जब हम आ जाते हैं कि यार अब बस अब हम जब हमारी बॉडी में उठने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है, हम किसी वर्क को करने के लायक नहीं होते। उस टाइम पे भी हम जब लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेंगे, प्रेस्क्राइब करवाएंगे। अगर डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है आप ये वाली मेडिसिन ले लो, तो हम उस टाइम पे वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी दवाई ले लें, ठीक है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज़ बिकॉज द ड्रग्स आर addictive and once a person take them feel like taking them again and again। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अगर मतलब दवाइयों को कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, एडिक्शन ही हो जाता है, ठीक है। यार जैसे जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आप लोगों ने उनको भी देखा होगा, वो एडिक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें वो नहीं मिलेगा तो उसके बाद उन्हें किसी चीज़ से रिलीफ नहीं मिल सकता, ठीक है। अब कुछ लोगों को भी देखा होगा, उनकी कोई दवाइयाँ चल रही है, ठीक है, अगर उनकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं, अगर उन्हें कुछ टाइम बाद दवाइयाँ रोक दी जाए, उन्हें हल्का सा कहीं भी बॉडी पेन हो रहा है तो वो बोलेंगे मेरी दवाई ला के दो जल्दी से, नहीं तो मैं मर जाऊँगा या मुझे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एडिक्शन हो जाता है कि उन्हें ये लगने लग जाता है कि अगर हमें ये दवाइयाँ नहीं मिलेगी या ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं, हम बचेंगे ही नहीं उनके बिना, ठीक है। तो इसकी हमें कोशिश करनी है कि हमें इन चीज़ों की आदत ना लगे, हम इनके आदी ना बने, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू ड्रग्स। ड्रग्स की वजह से क्या होता है, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। ऑल्सो टेकिंग ड्रग्स थ्रू सीरेंज कैन, और ये लोग क्या करते हैं, सीरेंज के थ्रू ड्रग्स वगैरह लेते हैं, सीरेंज का मतलब इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि चार पांच अगर ऐसे साथ में बैठे हैं नशेड़ी, तो वो एक ही सीरेंज का यूज़ करता है। जब एक ही सीरेंज का यूज़ चार पांच लोग करें तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको मना किया जाता है, आपको जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब भी आपको समझाया जाता है कि अगर किसी दूसरे की इंजेक्शन अगर आपको लगता है तो आपको मना कर देना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो तो नशे में है, उन्हें तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो एक ही सीरीज का यूज़ कर लेंगे सारे लोग। तो इसकी वजह से काफ़ी चांसेस है कि आपको एड्स हो जाए। और एड्स की आप फुल फॉर्म याद कर लेना, एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज़, क्योंकि एक नंबर में आपसे पूछी जाती है, ठीक है। दिस डिसीज इज कोज बाय अ हज़ार्ड वेरियस वायरस दैट कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर थ्रू द यूज ऑफ सेम सीरीज। क्योंकि एड्स क्या होता है, एड्स एक ऐसा वायरस होता है जो कि HIV वायरस होता है, जो क्या करता है, एक ऐसा वायरस जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के सीरियन से अगर आप उसके सीरियन दूसरे पर्सन को लगाओ तो उस आदमी से उस दूसरे आदमी में हो सकता है, ठीक है। Along with this, it can transmit through sexual contact or from the infected mother's milk। ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हो, ठीक है, उससे भी एड्स एक से दूसरे में फैल सकता है। या फिर आपकी जो मम्मा है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, उन्हें एड्स है, और उसके बाद आप मिल्क लैक्टेशन हो रहा है तो उसमें भी क्या होता है कि आपको एड्स होने के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे संजय क्लासेस का नंबर अवेलेबल है, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और साथ में अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए और कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वो डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।